द डिबेट में आपका स्वागत है। वेनेजुएला से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक बहुत ही तेज अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया है और अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का ऐलान भी कर दिया है। तो आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वेनेजुएला में अमेरिका का ये जो सैन्य हस्तक्षेप है वो उस देश में स्थिरता लाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक ज़रूरी कदम है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए की गई एक आक्रामक कार्रवाई है जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल पेश करती है। देखिए, मेरा मानना है कि ये फैसला हालांकि विवादों से घिरा है, लेकिन एक नाकाम हो रहे देश को संभालने, पूरे इलाके में स्थिरता लाने और वेनेजुएला के लोगों के भविष्य को बचाने के लिए एक जरूरी और कह सकते हैं एक व्यावहारिक कदम था। और देखिए, मेरी राय इस पर एकदम अलग है। मैं इसे एक देश की संप्रभुता पर सीधा हमला मानती हूँ, जिसके पीछे की असली वजह साफ है, आर्थिक लालच है। ये एक ऐसी खतरनाक शुरुआत है जिसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। देखिए, हमें हकीकत को समझना होगा। मादुरो के राज में वेनेजुएला एक ऐसे गहरे संकट में धंस चुका था जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो ये दखल देना जरूरी हो गया था। ये सिर्फ कोई रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये इंसानियत के नाते भी जरूरी था। देश की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, लोग भूखे मर रहे थे और पूरा सामाजिक तानाबाना बिखर गया था। अमेरिका का प्लान सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, बल्कि वहां स्थिरता और देश का पुनर्निर्माण करना है। इसका सबूत यह है कि बिला 1 और सोफिया जैसे तेल टैंकरों को जब्त किया गया है, ताकि इस संपत्ति का इस्तेमाल वेनेजुएला को फिर से खड़ा करने में हो सके। एक मिनट, आप इसे संपत्ति का इस्तेमाल कह रही हैं? राष्ट्रपति ट्रंप तो खुलेआम कह रहे हैं कि वेनेजुएला के कच्चे तेल का इस्तेमाल अमेरिका में तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल तक नीचे लाने के लिए किया जाएगा। ये पुनर्निर्माण है या अपने देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना? ये तो साफ साफ संसाधनों की लूट लग रही है। नहीं, देखिए, ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। अगर वेनेजुएला के तेल का प्रबंधन सही तरीके से हो तो इससे अमेरिकी बाजार में स्थिरता भी आएगी और वेनेजुएला के पुनर्निर्माण के लिए पैसा भी मिलेगा। ये एक लंबी सोच वाली रणनीति है। और इसका एक और बड़ा फायदा है, इस कदम से लैटिन अमेरिका में रूस और चीन जैसे देशों का जो बढ़ता असर है वो भी कम होगा, जो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत है। नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। आप जिससे ज़रूरत और लंबी सोच कह रही हैं, मैं उसे आक्रामकता और अतिक्रमण कहती हूँ। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का मजाक उड़ाने जैसा है। किसी दूसरे देश के चुने हुए नेता को इस तरह पकड़ लेना, जिसे कई कानून के जानकार अपहरण कह रहे हैं, ये सरासर गैर कानूनी है। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है। अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी फ्रांस, उसके राष्ट्रपति मैक्रों खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका अपने दोस्तों से मुंह मोड़ रहा है। जब आपके अपने दोस्त आपकी आलोचना कर रहे हों तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन फ्रांस की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, उनकी अपनी राजनीति है। हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। बड़ी तस्वीर तो और भी ज्यादा विरोधाभासी है। एक तरफ अमेरिका दुनिया में व्यवस्था का चैंपियन बनने का दावा करता है और दूसरी तरफ वो खुद जलवायु परिवर्तन, शांति और लोकतंत्र से जुड़े 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों से बाहर निकल चुका है। ये कैसा दोहरा रवैया है? आप नियम बनाने वाले भी बनना चाहते हैं और नियम तोड़ने वाले भी। ये मानवीय चिंता का चोला ओढ़कर वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करने की साजिश है और कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक अहम चीज है, लेकिन हमें जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। कानून पत्थर की लकीर नहीं हो सकते, खासकर जब वेनेजुएला जैसा देश पूरी तरह नाकाम हो रहे हों। मादुरो की सरकार अपनी ही जनता पर जुल्म करके और देश को आर्थिक बर्बादी में ढकेलकर अपनी वैधता खो चुकी थी। जब कोई सरकार इस हद तक नाकाम हो जाए तो संप्रभुता का सिद्धांत कोई ढाल नहीं बन सकता जिसके पीछे छिपकर वो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करती रहे। तो फिर कानून का मतलब ही क्या रह गया? क्या आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलेगा? अगर आज अमेरिका ये तय करेगा कि कौन सी सरकार वैध है और कौन सा देश नाकाम है, तो कल को चीन या रूस भी यही तर्क देकर अपने पड़ोसियों पर हमला कर देंगे। आप एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तबाह कर सकती है। ये अराजकता नहीं, जिम्मेदारी लेना है। अमेरिका सिर्फ दखल देकर पीछे नहीं हट रहा है,
वो वेनेजुएला के लिए एक 3 चरणों वाली योजना बना रहा है, उसके तेल की बिक्री की निगरानी कर रहा है ताकि देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति का काम है। जिम्मेदार? खुद अमेरिकी सीनेट आपकी सरकार के इस कदम से इतनी परेशान है कि वो वेनेजुएला में ट्रंप के सैन्य अधिकारों को सीमित करने के लिए प्रस्ताव ला रही है। जब किसी देश की अपनी संसद को ही अपनी सरकार पर भरोसा न हो तो ये साफ संकेत है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये अपनी मनमानी चलाना है, जिसे एक तरफावाद कहते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बुरा संकेत है। आप इसे मनमानी कह रहे हैं, मैं इसे नेतृत्व कहता हूं। जरा इसके भू राजनीतिक नतीजों को देखिए। इस एक कदम ने पश्चिमी गोलार्ध में रूस और चीन की पकड़ को बहुत बहुत कमजोर कर दिया है। रूस का जो शैडो फ्लीट था, जो गुपचुप तरीके से प्रतिबंधित तेल का व्यापार करता था, अब उस पर भारी दबाव है। बेला 1 जैसे टैंकरों को पकड़ना एक सीधा संदेश है कि अब पुराने खेल नहीं चलेंगे। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। 1 मिनट रुकिए, आप इसे जीत कैसे कह सकते हैं? आपने अपने सबसे करीबी नेटो सहयोगियों में से एक फ्रांस को नाराज कर दिया है। क्या ये जीत है? डेनमार्क जैसा देश ग्रीनलैंड में अमेरिकी दखल को लेकर परेशान है। वो इसे अमेरिका की आक्रामक नीति का ही एक हिस्सा मान रहे हैं। इसे जीत नहीं, लापरवाही कहते हैं। फ्रांस की चिंताएं समझी जा सकती हैं, लेकिन नेतृत्व करने में कभी-कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद सबको पसंद न आए। ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार ने तो ये तक दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के बदले वेनेजुएला में अमेरिका को खुली छूट देने की पेशकश की थी। इससे पता चलता है कि हमारे विरोधी भी इस इलाके में अमेरिकी ताकत की हकीकत को समझते हैं। सुनने में तो ये बात अच्छी लगती है, पर क्या आपने सोचा है कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है? आपने चीन को भी परेशान कर दिया है, जिसका वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश है। चीन अब ये भी सोच रहा होगा कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकता है तो कल ताइवान के मामले में वो क्या करेगा? ये कदम रूस और चीन को अमेरिका के खिलाफ अलग थलग करने के बजाय उन्हें और करीब लाएगा। आपने एक दोस्त को दूर कर दिया और 2 दुश्मनों को एक साथ आने की एक और वजह दे दी। मुझे तो ये किसी भी एंगल से रणनीतिक जीत नहीं लगती। ठीक है, भू राजनीति एक पहलू है, लेकिन हम जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन सब रणनीतिक चालों के बीच वेनेजुएला के लोग भूखे मर रहे थे, और उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिरता से ही हो सकता है। आप तेल के मकसद की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मादुरो के कुप्रबंधन की वजह से वेनेजुएला के लोगों के लिए यही तेल एक अभिशाप बन गया था। तो इसका हल ये है कि एक देश आकर उस तेल पर कब्जा कर ले? कब्जा नहीं, प्रबंधन। वेनेजुएला के तेल संसाधनों का जिम्मेदारी से प्रबंधन करके अमेरिका उस देश को फिर से खड़ा करने के लिए पैसा दे सकता है, ताकि वेनेजुएला के अपने संसाधन उसके लोगों के काम आए, ना किसी भ्रष्ट सरकार की तिजोरी भरे। ये आगे बढ़ने का एक व्यवहारिक रास्ता है। आर्थिक स्थिरता ही राजनीतिक स्थिरता की नींव होती है। मैं ये तर्क नहीं मान सकती, क्योंकि तथ्य कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। असली मकसद तेल है, स्थिरता नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है कि वो 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिकी बाजार में लाना चाहते हैं ताकि अमेरिकी लोगों के लिए पेट्रोल सस्ता हो। ये वेनेजुएला के लोगों की मदद के बारे में नहीं है, ये अमेरिका में गैस पंप पर कीमतें कम करने के बारे में है। तेल टैंकरों को जब्त करना और दुनिया भर में वेनेजुएला का तेल बेचने की योजना बनाना इसी बात का सबूत है। ये मदद की आड़ में संसाधनों की खुली लूट है। लेकिन अगर इससे दोनों का फायदा हो तो इसमें गलत क्या है? अगर अमेरिका को सस्ता तेल मिलता है और वेनेजुएला को पुनर्निर्माण के लिए पैसा, तो ये तो एक अच्छी स्थिति है। नहीं, क्योंकि ये वेनेजुएला की कीमत पर हो रहा है। इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। क्यूबा, जो वेनेजुएला के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर था, अब आर्थिक तबाही की कगार पर है। तो ये स्थिरता नहीं ला रहा, ये तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। और क्या हम सच में अमेरिका के मानवीय इरादों पर भरोसा कर सकते हैं? अभी हाल ही में मिनियापोलिस में जो हुआ वो एक अलग ही कहानी कहता है। देखिए, आप एक घरेलू कानून व्यवस्था के मामले को विदेश नीति के फैसले से जोड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मिनियापोलिस की घटना दुखद है, लेकिन वो एक अलग मामला है जिसकी जांच चल रही है। प्रशासन का कहना है कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। विदेश नीति को उसके अपने मकसद और नतीजों के आधार पर देखा जाना चाहिए। वेनेजुएला में मकसद एक बर्बाद होते देश को स्थिर करना है, और ये एक सही लक्ष्य है। मैं आपसे असहमत हूं। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। किसी भी देश की नैतिक साख एक ही होती है, वो घर में अलग और बाहर अलग नहीं हो सकती।
देखिए, आप विदेश में लोकतंत्र और स्थिरता लाने की बात नहीं कर सकते जब आपके अपने देश में सरकारी एजेंसियां पारदर्शिता के बिना काम कर रही हैं। मिनियापोलिस में एक आईसी एजेंट यानी अमेरिका की आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रेनी निकोल गुड की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि एफबीआई राज्य के जांचकर्ताओं को इस मामले की जांच करने से रोक देती है। ये विश्वसनीयता का संकट है। अगर एफबीआई अपनी ही पुलिस की जांच को रोक सकती है, तो वेनेजुएला के लोग कैसे भरोसा करें कि अमेरिका उनके तेल संसाधनों का प्रबंधन ईमानदारी से करेगा? हर सरकार को एक ही समय में कई जटिल घरेलू और विदेशी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक घटना को आधार बनाकर पूरी विदेश नीति को खारिज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन यही तो बात है, ये उस नैतिक अधिकार को खत्म कर देता है जिसका दावा अमेरिका पूरी दुनिया में करता है। आप दुनिया को ये नहीं कह सकते कि आप लोकतंत्र ला रहे हैं, जबकि आपके अपने देश में न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है। ये दोहरा मापदंड है जो अमेरिका के इरादों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि यह एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला था। इसका मकसद एक बड़े क्षेत्रीय संकट को टालना, अमेरिकी हितों की रक्षा करना और वेनेजुएला के लिए एक स्थिर भविष्य का रास्ता बनाना है। वेनेजुएला को यूं ही अराजकता में डूबने के लिए छोड़ देना कोई विकल्प नहीं था। इस मिशन की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका की 3 चरणों वाली योजना को कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है। लेकिन कुछ ना करना सबसे बड़ी नाकामी होती। और मेरा निष्कर्ष बिल्कुल अलग है। ये सैन्य हस्तक्षेप एक तरफा आक्रमणता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा है, फ्रांस जैसे अहम दोस्तों को नाराज किया है और आर्थिक फायदे के लिए एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत की है। ये स्थिरता का रास्ता नहीं, बल्कि अनिश्चितता और टकराव का न्योता है। इसके दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं, जो दूसरे ताकतवर देशों को भी अपने पड़ोसियों पर हमला करने के लिए उकसाएगा। ये तो साफ है कि वेनेजुएला की इन घटनाओं ने 21वीं सदी में राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी और ताकत के इस्तेमाल को लेकर कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं, और इन सवालों पर लोगों की राय बहुत बटी हुई है। इस घटना का असर आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। अब आगे जो तथ्य सामने आएंगे वो शायद आपको अपनी राय बनाने में और मदद करें।